चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा नाक कोय। जी आजकल बॉलीवुड का यही हाल है। नाना पटोले का आप लोगों ने नाम सुना है? नहीं सुना है। बहुत कम लोग जानकारी होगी। अभी महाराष्ट्र के वो कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्र में तो लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के बाहर उन्हें कोई जानता नहीं होगा। पर 2 दिन के अंदर ही वो काफी सुर्खियों में आ गए। बात भी है, उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज किया अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को, उनकी फिल्मों का महाराष्ट्र के अंदर प्रदर्शन नहीं होने देंगे। इसका कारण उन्होंने बताया है कि एक समय अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जो हैं हर जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया में उठाया करते थे। आज वो उन मुद्दों को नहीं उठाते थे। जी हाँ, उनका इशारा पेट्रोल डीजल की और गैस को लेकर महंगाई की तरफ है, जो कि 2012-13 में देखने में आया था कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और तमाम ऐसे कलाकार जो आज सरकारी करीबी हैं उस समय ट्वीट किया करते थे, पर आज नहीं कर रहे हैं। इसको मुद्दा बना रहे हैं। अब तो ये राजनीतिक स्टंट कहें या सच में ऐसा करेंगे, ये तो समय बताएगा। पर ये बात जरूर है कि कांग्रेस भी अब शिवसेना की राह पर चलने लगी है। एक समय आपने देखा होगा जब बाला ठाकरे साहब का जमाना था, तब हर कोई मातोश्री में जाकर सर झुकाया करता था। वो चाहे इस सदी के महानायक हों या आज के उभरते हुए जितने भी सुपरस्टार हों, हर किसी का वहाँ पे मातोश्री में जाके सर झुकाना पड़ता था। ये अक्सर देखने को है कि बॉलीवुड का राजनीति से रिश्ता रहा है। कुछ जो कलाकार हैं तो राजनीति में शामिल हो जाते हैं और कुछ पीछे से रहते हैं, पर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं। इसलिए मजबूरी उनकी बताई जाती है सत्ता। जी, जो सत्ता के करीब होते हैं उनको सेंसर बोर्ड का लाभ मिलता रहता है। उस समय रहा हो नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का या आज का मोदी जी का दौर हो, अक्सर देखने में आया कि सेंसर बोर्ड एक ऐसा चाबुक है जिसके कारण बड़े से बड़े फिल्म स्टार को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। 1962 में दिलीप कुमार की फिल्म आई थी गंगा यमुना, जिसमें उनका एक डायलॉग था, वो लास्ट में मरते हुए बोलते हैं हे राम, जिसको लेकर सेंसर बोर्ड में उसमें ऑब्जेक्शन किया था। इसके लिए दिलीप कुमार को पर्सनली नेहरू जी से मिलना पड़ा था, तब जाकर सेंसर बोर्ड ने अपना ऑब्जेक्शन हटाया था। तो कुछ कलाकार ऐसे भी रहे हैं कि जो कि झुके हैं और झुककर उन्होंने दोस्ती निभाई है, और कुछ दिलीप कुमार जैसे भी कलाकार रहे हैं जो कि कभी झुके नहीं है, जिसे बोलते हैं रीढ़ वाले कलाकार। उनमें से दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार शुरू से ही कांग्रेस विचारधारा के थे, पर उनका रिश्ता वाजपेयी के दौर में वाजपेयी जी के साथ भी रहा है। बाल ठाकरे के तो काफी अच्छे दोस्त थे। बाल ठाकरे के साथ उनकी दोस्ती और दुश्मनी की से काफी चर्चित है। बाल ठाकरे के साथ दिलीप कुमार का जो रिश्ता खराब हुआ था, वो 97 में उनको पाकिस्तान द्वारा दिया गया जो अवार्ड था निशान-ए-इम्तियाज, उसको लेकर हुआ था। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार इस बात के लिए इनकार कर दे, पर दिलीप कुमार ने बाला साहब की नाराजगी को दरकिनार करते हुए वो अवार्ड ले लिया था। फिर जब मौका आया था कारगिल लड़ाई के समय का, उस समय फिर बाला साहब ने कहा था कि आप ये अवार्ड आपसे कर दो, पर दिलीप कुमार ने इसको वापस नहीं किया था। इसके कारण उन लोगों में दोनों में काफी लंबा मनमुटाव चला था। एक और किस्सा आपको बताते हैं, ये कि रीढ़ वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वो आपको दिलीप साहब की कहानी बताता हूँ मैं। कारगिल लड़ाई के बाद जब वाजपेयी जी चाहते थे कि नवाज शरीफ के साथ रिश्ते अच्छे हों, तो इसके लिए उन्होंने फोन किया था, और फोन करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे साथ एक शख्स बैठा हुआ है, उससे आप बात कीजिए। वो शख्स कौन था? जी हाँ, वो दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार ने कहा था, मियाँ साहब कमाल करते हैं आप तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की आप दुहाई देते हैं, पर आपने ये क्या किया? आपको पता है अब पाकिस्तान में कोई भी इस तरह से कदम उठाते हैं तो उससे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है उनको परेशानी होती है, उन्हें घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये मामले को सुलझाइए और रिश्ता बेहतर कीजिए। जी, ये दिलीप कुमार साहब थे, जो कि नेहरू के भी काफी अच्छे करीबी थे। बाल ठाकरे के साथ भी काफी उनका अच्छा रिश्ता था, और वाजपेयी के दौर रहा हो या फिर नवाज शरीफ के साथ उनके जो रिश्ते थे। जब कारगिल की लड़ाई हुई तो एक तरफ जहां उन्होंने बाला साहब ठाकरे करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से दिया अवार्ड वापस करने के लिए मना कर दिया था, वहीं उन्होंने नवाज शरीफ को फोन करके उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। जी, ये दिलीप साहब थे। तो कुछ ऐसे रीढ़ वाले लोग भी रहे हैं जो ये कभी झुके नहीं। उनमें ही एक और नाम आता है सुनील दत्त साहब का। सुनील दत्त साहब कांग्रेस के तो थे ही, कांग्रेस से MP भी रहे हैं, पर बाला साहब ठाकरे के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं। ये अलग बात है कि मातोश्री में उन्होंने कभी हाजिरी नहीं लगाई है। पर संजय दत्त जब मुंबई बम ब्लास्ट के बाद जब फंस गए थे टाटा केस के कारण, तब राजेंद्र कुमार ने उनको सलाह दी थी कि आप एक बार बाला साहब ठाकरे से मिलें। कांग्रेस की सरकार उस समय थी, फिर भी उनको किसी ने समर्थन नहीं किया था, किसी ने सहयोग नहीं दिया इसमें। तो थक हार कर राजेंद्र कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त
बाला साहब के पास गए थे संजय दत्त को साथ लेकर। बाला साहब ने उस समय संजय दत्त को यही कहा था कि मैं संजय दत्त को ले लें, लेकिन आपके लिए जरूर मैं करूँगा, क्योंकि मैं आपकी काफ़ी कदर करता हूँ, आपका मैं फैन भी रहा हूँ और आपकी काफ़ी इज्जत भी करता हूँ। तो कुछ ऐसे मजबूरियाँ रही थी जिसके कारण उस समय संजय दत्त गए थे। बाद में अपनी इंटरव्यू वगैरह में इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया था कि हाँ, मदद के लिए उस समय वहाँ पर गए थे। आज भी संजय दत्त बाला साहब ठाकरे को अपने पिता तुल्य माना करते थे। बॉलीवुड का राजनेताओं के साथ संबंध शुरू से ही रहा है, वो चाहे उनकी मनमर्जी का रहा हो या जबरदस्ती का रहा हो, इनको ये रिश्ता स्वीकार करना पड़ेगा। नाना पटोले आज जो उभर कर आए हुए हैं, आज शिवसेना की भाषा में बोल रहे हैं, ये एक शिवसेना का दौर भी था जबकि मातोश्री में हर किसी को सर टेकना पड़ता था, वो चाहे फिल्म स्टार हो या क्रिकेट की दुनिया के लोग हों। आपको याद होगा कि क्रिकेट दुनिया में मियादाद का अच्छा नाम था। वो जितने ही अच्छे खिलाड़ी थे उतने ही अपनी बातों के लिए, अपनी बदतमीजी के लिए भी काफी मशहूर थे, पर मातोश्री में जाके उन्हें ही माथा टेकना पड़ा था। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहा जाना सचिन तेंदुलकर, जो कि एक बार महाराष्ट्र के मुद्दे पे उन्होंने बोल दिया था कि महाराष्ट्र सबके लिए है, तब बाला साहब ने उनको धमकाते हुए कहा था कि आप क्रिकेट के मैदान में रहिए, क्रिकेट की बातें कीजिए, राजनीति के लिए मैं हूँ, इसमें मत कीजिए। तो बाला साहब ऐसे रहे हैं कि वो अपनी बेवाकी के लिए मशहूर रहे हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं थे। उस कड़ी में कई लोगों के नाम जुड़े हैं उनमें, लेकिन जो इज्जत की जो बात है, जो उन्होंने दिलीप कुमार के लिए उनके साथ इज्जत थी, वो किसी के लिए रही नहीं है। बाकी सब लोगों ने डर के या अपनी मजबूरी के लिए उनके यहाँ सर झुका है, लेकिन एक दिलीप कुमार साहब थे जो कि रीढ़ वाले व्यक्ति थे। वो नेहरू से दौर कर रहा हो, वाजपेयी तक का दौर कर रहा हो, उनकी राजनीति में उस प्रचार में वगैरह में जाते थे, चुनाव प्रचार वगैरह किया करते थे। एक्टिव राजनीति में कभी वो रहे नहीं, लेकिन हाँ, राजनीति में उनका रिश्ता रहा और सबके साथ संबंध उन्होंने अपने शर्तों पर रखा हो। वो चाहे बाला साहब के साथ उनकी नाराजगी रही हो या फिर वाजपेयी जी के कहने पर नवाज शरीफ की खिंचाई करनी हो, दोनों ही आप की तुलना करें तो आप देखेंगे कि दिलीप साहब जो थे एक अपने वसूलों वाले इंसान थे। वो किसी के सामने झुके नहीं, ना दोस्तों के सामने झुके और ना नवाज शरीफ के सामने झुके। जब उन्हें लगा कि वो गलत हैं तो उन्होंने उनकी फोन पे अपनी खिंचाई भी की। और जब उन्होंने उससे 3 साल पहले यानी 97 में जब अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, तो उन्होंने लगा कि ये भी वाजिब चीज है कि उनके सामाजिक कार्यों के लिए उनको दिया जा रहा, तो इस चीज को भी उन्होंने स्वीकार किया था। तो दिलीप साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने अवार्ड भी, पाकिस्तान से अवार्ड भी स्वीकार किया और कारगिल लड़ाई के बाद वहां के प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना की, उनकी खिंचाई की। बॉलीवुड अपने राजनीतिक रिश्तों को लेकर जितना चर्चा में रहा, उतना ही अंडरवर्ल्ड के साथ उनके संबंधों को लेकर भी रहा। हाजी मस्तान का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। वो अपने कामों से ज्यादा बॉलीवुड के रिश्तों के कारण ज्यादा वो मशहूर थे। यहाँ तक कि राज कपूर की पार्टी में भी वो देखा जाता था। बड़ी बड़ी अवार्ड फंक्शन हो या बॉलीवुड की पार्टियां, उसमें हाजी मस्तान आया जाया करते थे, जिसके कारण वो काफी मीडिया में भी सुर्खियां बटोरा करते थे। हाजी मस्तान के बाद दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड पे काफी अच्छा दबदबा था। हाजी मस्तान तो केवल पार्टियों में आ जाया करते थे, उन्होंने कुछ ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया, पर दाऊद इब्राहिम ने अपने रिश्तों का नाजायज फायदा भी उठाया। मुंबई बम ब्लास्ट के समय ये देखा गया था। उस समय उन्होंने किस तरह से बॉलीवुड में उनके रिश्ते उजागर हुए थे। उसके बाद से लोग थोड़ी दाऊद इब्राहिम से अपना रिश्ता दूर करना शुरू कर दिया था। बॉलीवुड का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पे तो एक पूरा वेब सीरीज बन सकता है। कुछ कही कहानी है, कुछ अनकही कहानी है, जो कि लोगों के बीच में कभी कभी गाय बेगाय आ जाती है, तो ज्यादातर कहानियां दबी रहती है। पर बॉलीवुड का इस्तेमाल जिस तरह से आज किया जा रहा है, ऐसा आज तक कभी नहीं किया गया था। एक वो भी दौर था जबकि आप देखेंगे नेहरू जी के साथ में भी लोग फिल्म स्टारों के फोटो दिखते थे, शास्त्री जी के साथ दिखते थे, इंदिरा गांधी के साथ दिखते थे। आज वही सेम पैटर्न पे मुद्दे ही चल रहे हैं। स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें सारे बॉलीवुड स्टार होते हैं, उनके साथ फोटोएं होती है। पर ये जिस तरह से आज बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इमरजेंसी के समय में आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी चाहती थी कि बॉलीवुड उनके साथ खड़ा हो, पर किशोर कुमार ने बगावत किया था, जिसके कारण रेडियो पर, दूरदर्शन पर उस समय उनके गाने बैन कर दिए गए थे। देवानंद तो एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली थी, नेशनल पार्टी करके। उस समय उन्होंने जनता पार्टी का सहयोग किया था और इंदिरा सरकार को उखाड़ने में उन्होंने जनता पार्टी सरकार की मदद की थी। पर जब जनता पार्टी का मुंह बंद हो गया तो उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली। मैं तो अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पर देवानंद साहब के साथ कुछ उल्टा ही हुआ। वो आगे बढ़ते गए, लोग पीछे हटते चले गए और लास्ट में चुनाव के करीब आते आते उन्हें अपनी राजनीतिक जो इच्छा थी उनको त्यागना पड़ा। मगर उस समय के चॉकलेटी कलाकार देवानंद साहब का जो यंग यंग मैन का रूप समय देखने को मिला था,
वो आज भी लोग याद करते हैं। तो एक दो ऐसे नाम हैं जो कि आज भी जिस साथ बॉलीवुड में लिया जाता है, दिलीप कुमार, देवानंद साहब और किशोर कुमार का, जो कि किसी भी सत्ता के सामने झुके नहीं, हमेशा सर उठा के रहे। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड का रिश्ता केवल कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के साथ ही रहा है। वामपंथी विचार के भी कई फिल्म आर्टिस्ट हुए हैं जिनकी अपनी एक सोच रही है, एक आजाद सोच रही है। चाहे बलराज साहनी हो, राज कपूर हो, उत्पल दत्त हो, नसरुद्दीन शाह हो, शबाना आजमी हो, या आज के कई कलाकार हैं जो कि अपनी एक आजाद सोच रखते हैं। आज भी कुछ ऐसी स्वतंत्र आवाजें हैं जिसे सत्ता खामोश नहीं कर पाई है। जी, मैं वामपंथी विचार से जुड़े कलाकारों की बात कर रहा हूँ, जिनकी बातें गाए बगाए सरकारी मुद्दों पे आती रही है। वो अपना विरोध जताते रहे हैं। बेशक उन्हें सरकार और सरकारी मीडिया उन्हें अर्बन नक्सल टुकड़े गैंग करके बुलाती है, पर उस समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। मैं एक मशहूर डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की बात करता हूँ, जो कि वो अपनी मूवी हैदर के रिलीज समय इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मैं वामपंथी नहीं हूँ तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। जी, ये बहुत बड़ी बात है। एक निर्देशक इस तरह की बातें करता है तो ये हर सोच के लोग रहे हैं, स्वतंत्र सोच के भी रहे हैं, और लेफ्ट राइट सेंटर बॉलीवुड में देखने को मिला है। पर हाँ, ये बात ये सच है कि जिस तरह से बॉलीवुड का इस्तेमाल आज अपने फायदे के लिए बीजेपी कर रही है, ऐसा दौर कभी नहीं रहा है। भारत का संविधान हर किसी को समान अधिकार देता है। आप अपनी राजनीतिक सोच डेवलप कर सकते हैं, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं, उसकी प्रचार कर सकते हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड पे सवाल उठाना गलत है। पर हाँ, सवाल तब बनता है जब आप जन सरोकार जुड़े मुद्दे को आज से 6 साल पहले उठाते थे, अब आपने उठाना अचानक बंद कर दिया। पहले जब 60 रुपये 62 रुपये पेट्रोल था, तब आप साइकिल दिखाया करते थे और कलयुग की बात किया करते थे, कलयुग याद दिलाते थे, कलयुग आ गया, और तरह तरह की ट्वीटें आपकी आया करती थी। आज जब पेट्रोल 100 रुपये पहुंच चुका है, तो आपकी जबान बंद है, आपके कलम बंद है, आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखते नहीं है, तब सवाल उठाना तो लाजमी है। पर नाना पटोले जिस तरह से विरोध कर रहे हैं कि हम आपकी फिल्म को प्रदर्शन पर रोक लगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। दोस्तों, बॉलीवुड में 3 ट्रेंड चला था, जो कि देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार ने शुरू किया था। और दिलीप कुमार की कॉपी करके अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक आप देख लीजिए, सारे सुपरस्टार बने हुए हैं। आप उनकी कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जैसी शख्सियत आप डेवलप नहीं कर सकते थे। दिलीप कुमार ये हैं कि जो कि बाला साहब ठाकरे के यहाँ मजबूरी में नहीं गए थे। जब उनकी दोस्ती थी तो वहाँ शाम घंटों घंटों शाम बिताया करते थे, पर जब उनसे साथ मनमुटाव हुआ तो उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। ये थे दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब जब अपनी पैगाम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, ये 1959 की बात थी, तब देश के प्रथम सेवक यानी जी हाँ पंडित नेहरू उनकी शूटिंग पर उससे मिलने गए थे। और उनकी ये लाइन थी कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, पता चला कि तुम शूटिंग कर रहे हैं, तो बस मिलने चला आया। क्या आप सोच सकते हैं कि आज कोई कलाकार शूटिंग कर रहा और वहाँ पे आज देश के प्रधान सेवक यानी कि मोदी जी उस शूट पे जाए, उससे मिलने जाए? जी नहीं, ऐसी आज कोई शख्सियत नहीं है। आज तो एक यहाँ से एक उनके पीएमओ ऑफिस से एक मैसेज चला जाता है तो लोग दौड़े आ जाएंगे। तो यहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बॉलीवुड के कलाकार भी दिलीप राव के, जो कि उनकी एक्टिंग का नकल करते हैं, वो कुछ उनकी शख्सियत से भी सीखे। आज जो गोदी मीडिया के साथ हो रहा वो बॉलीवुड के साथ ना हो, यह मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग से विदा लेता हूँ। नमस्कार।